आज का पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल टी बोर्ड ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि टी की कल्टीवेशन में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और टी को किस तरह के इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्या टी ट्रॉपिकल रीजन में हो सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम से टैकल करेंगे ये आज टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में और टी कल्टीवेशन के बारे में। फ्रंट पेज की न्यूज़ देखते हैं। इंडिया ने कनाडा से कहा है कि हमने कोई भी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को वायलेट नहीं किया है और कनाडा ने आरोप लगाया कि आपने वियना कन्वेंशन, आप यहाँ पर नोट कर लो, एक वियना कन्वेंशन 1961 में आया था। इस वियना कन्वेंशन के अंदर क्या था कि आप वॉर की कंडीशन होगी या फिर कोई कन्फ्लिक्ट की कंडीशन होगी तो जो डिप्लोमेट्स होंगे उन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल नहीं करोगे, उनको क्या नहीं, उनको कोई क्षति नहीं पहुंचाओगे, तो इससे रिलेटेड है। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली कुछ डिप्लोमेट हटा दिए हैं। 41 जो कैनेडियन डिप्लोमेट है उनको रिपेट्रिएटेड कर दिया गया, मतलब भेज दिया गया है उनकी ही कंट्री। तो इससे क्या है, वो कनाडा के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि हम कोई भी डिप्लोमेटिक टाइज को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, जो वियना कन्वेंशन है उसे नहीं नुकसान पहुंचा। देखो वियना कन्वेंशन 1961 में आया था और इंडिया ने इसे 1964 में रेटिफाई किया था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, बस सिर्फ आपको इतना नोट करना है। वियना कन्वेंशन 1961 में आया, इंडिया ने इसे 1964 में रेटिफाई किया। वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? डिप्लोमेटिक टाइज से रिलेटेड है और इसको वार और कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आप डिप्लोमेट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, आर्टिकल देख लेते हैं। जैसे पहला आर्टिकल जो रिलेटेड है वो हमारा स्लोवाकिया के बारे में। देखो स्लोवाकिया में इलेक्शन हुए हैं तो यूरोपियन में जो कंसेंसस चल रहा है उससे अलग कुछ व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं स्लोवाकिया के। तो यूक्रेन का ये विरोध कर रहे हैं, मतलब यूक्रेन में जो वॉर की कंडीशन वेस्टर्न कंट्री के कारण बनी हुई है तो इसे वेस्टर्न कंट्रीज़ का फेल्यूर बताते हुए ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो हम स्लोवाकिया की लोकेशन जान लेते हैं। देखो स्लोवाकिया की लोकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके आसपास की कंट्री। देखो पोलैंड इसके नॉर्थ में बॉर्डर बनाता है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में यूक्रेन बनाता है और इसके साउथ में हंगरी बॉर्डर बनाता है और वेस्टर्न साइड में ऑस्ट्रिया बनाता है और नॉर्थ वेस्ट में ज़ेक रिपब्लिक बनाता है। तो स्लोवाकिया की कंडीशन स्लोवाकिया की लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर जाना कि किस तरह से स्लोवाकिया ने यूरोपियन यूनियन का अपोज किया है और स्लोवाकिया कहाँ स्थित है ये हमें पता होना चाहिए। अगला आर्टिकल नोबेल प्राइज से रिलेटेड। देखो मैंने पहले आपको ये डिस्कस किया था, मेडिसिन के फील्ड में हंगेरियन बायोकेमिस्ट हैं कैटालिन कैरिको और अमेरिकन फिजिशियन ड्रू वेस्टमैन को फिजियोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ मिला है। मैंने आपको बताया था कि क्यों इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, mRNA वैक्सीन के बारे में बताया, मगर अभी रिसेंटली कुछ अपडेट आई हैं तो उस अपडेट के साथ इस आर्टिकल को हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्या होती है, mRNA वैक्सीन के लिए ही क्यों अवार्ड मिला है? देखो इसको मैन्युफैक्चर करना फास्ट होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने हार्मफुल नहीं होते हैं जितने हार्मफुल अदर वैक्सीन के होते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, ईजिली सेल के साइटोप्लाज्म में जाती है और साइटोप्लाज्म में जाकर प्रोटीन डेवलप करती है और प्रोटीन डेवलप करने के बाद ये जो एंटीजन है, जो पैथोजन हैं, बाहर के पैथोजन आए हुए हैं, उनको किल करती है और ईजिली हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोटेक्ट करती है और इम्यून रिस्पॉन्स को जगाती है थ्योरो स्पाइक प्रोटीन। मैंने आपको बताया था ऐसे ये वायरस है और इसमें ये स्पाइक प्रोटीन है, ये स्पाइक्स निकले हुए हैं। क्या करती है, एंटीबॉडी आती है, ऐसे करके एंटीबॉडी आएगी और इस पे आके चिपक जाएगी, ठीक है। ये एक इसका आर्टिफिशियल फॉर्म होती है। तो इस तरह से ये क्या करती है, वायरस को घेर लेती है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या कहा गया है इन्होंने, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम डीएनए टू मेक प्रोटीन इन अ सेल। मतलब डीएनए से इंस्ट्रक्शन लिया जाता है, सेल में जाती है, सेल में जो लिक्विड पोर्शन होता है वो साइटोप्लाज्म होता है और ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, हेल्प करता है इम्यून रिस्पॉन्स के प्रोटीन जनरेट करने में और यही प्रोटीन जो है इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू वायरस पे अटैक करता है, ठीक है।
तो अब हम इसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या बताया गया है, मैसेंजर आरएनए क्या है, एक मॉलिक्यूल होता है जो इंस्ट्रक्शन कैरी करता है डीएनए से टू द साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया एक सेल होती है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलॉसिस होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है। देखो सेल में मैंने आपको पहले भी ये बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कुछ में पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन, कुछ में नहीं पाई जाती। जैसे प्लांट में सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, जबकि एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती, जो यहाँ के सेल के लिक्विड को इधर से उधर नहीं जाने देती। आप जानते हैं सेल क्या है, ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट थिंग होती है जो अपना जीविकोपार्जन करती है, और सेल बन से बहुत सारी सेल बनकर टिश्यू बनते हैं, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी का मेडअप होता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, इंस्ट्रक्ट सेल टू बिल्ड ए सर्टेन प्रोटीन विच कुड देन प्रोवोक द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू अटैक इन काउंटर्स विद द सेम प्रोटीन इन फ्यूचर। देखो है, यही चीज़ बताई गई है, इन्होंने बताया गया है कि सर्टेन प्रोटीन को ये बिल्ड करती है, वो प्रोटीन क्या करती है, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोक करती है, और जो फॉरेन सब्सटेंस हैं, पैथोजेंस हैं, एंटीजेंस हैं, उन पर अटैक करती है। आगे देख लेते हैं क्या, प्रोटीन कुड बी समथिंग प्रोड्यूस बाय वायरस सच एज स्पाइक प्रोटीन। क्या होता है, ये देखो ये वायरस है और ये इसका स्पाइक प्रोटीन है। इस स्पाइक प्रोटीन जो यहाँ से निकले हुए होते हैं, अक्सर हम वायरस देखते हैं, तो ये स्पाइक प्रोटीन का यूज़ करके ही प्रोटीन बनाया जाता है। ठीक है, इस स्पाइक प्रोटीन का यूज़ करके ही प्रोटीन बनाया जाता है, और इस प्रोटीन को ही यूज़ किया जाता है इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए कि आप पैथोजन से अब लड़ो, और फॉरेन बाद को भी अगर पैथोजन आएँ तो इस तरह के पैथोजन से लड़ना। देखो रिसेंटली क्या किया गया है, इंडिया ने 2 वैक्सीन की इजाज़त दी है, कोर्बोवैक्स और कोवोवैक्स। ठीक है, और 1 पिल मतलब एक गोली की भी इजाज़त दी है जिसका नाम है मल्नुपीरावीर। ठीक है, तो ये हमें क्यों याद होना चाहिए, यूँ याद होना चाहिए, कभी कभी पूछता है कोर्बोवैक्स और कोवोवैक्स जो अभी रिसेंटली अप्रूव्ड की गई हैं वो किस कंट्री के द्वारा अप्रूव्ड की गई, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड की गई हैं, और उसमें 1 पिल भी अप्रूव्ड की है जिसका नाम मोल्नुपीरावीर है। ठीक है, अब की पॉइंट देख लेते हैं, जो कोर्बोवैक्स है वो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। देखो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन क्या होता है, हर वैक्सीन का रिस्पांस लगभग वैसा ही होता है, बस इतना आप डिफरेंस समझ लीजिए, एक होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और एक होती है एक्टिवेटेड वैक्सीन। एक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या हो, पैथोजन का जो स्पाइक है वो वीकेंड फेज में यूज़ किया जाता है, जिनका इम्यून रिस्पांस स्ट्रांग होता है ये उनको ही दी जाती ताकि वो उसके फीवर को झेल सकें, उससे होने वाली थोड़ी क्राइसिस इमर्ज होते हैं जब हम वो वैक्सीन लगाते हैं। जबकि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या होता है कि आपको जो किल्ड होता है स्पाइक, उसका यूज़ किया जाता है, मतलब एक्सट्रीम किल्ड नहीं कह सकते मगर उसकी शक्ल जैसा होता है, किल्ड जैसा, तो उसका यूज़ किया जाता है, ये हर किसी को भी दे दिया जाता है। तो मेन फीचर यही होता है। ओवरऑल आप ये देखोगे तो आप पढ़ोगे, देखो क्या लिखा, इट इज़ अ प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, इट यूज फ्रेगमेंट्स ऑफ इट्स ट्रिगर ऑन इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब क्या करता है, वायरस के जो फ्रेगमेंट हैं उनको यूज़ करता है इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करने के लिए। जैसे अभी हमने mRNA वैक्सीन में जाना कि किस तरह से प्रोटीन जनरेट की जाती है। आगे क्या बताया गया है, सब यूनिट वैक्सीन कंटेन ए हार्मलेस स्पाइक प्रोटीन, मतलब जो वैक्सीन होती है उसके अंदर हार्मलेस प्रोटीन होता है। यही प्रोटीन क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, यही इम्यून रिस्पॉन्स पैथोजन और इन्फेक्शन से लड़ता है। अब आप टाइप ऑफ वैक्सीन देख लो, 2 टाइप की मेनली वैक्सीन होती हैं, एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन और आगे आप देखोगे एक्टिवेटेड, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन जिसे एक्टिवेटेड कहते हैं। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें जो वायरस का स्पाइक होता है या वैक्सीन जो बनाई जाती है उसमें वीकेंड फेज में रहता है वो, ताकि आपके बॉडी के रिस्पांस को जनरेट कर सके। अब क्या कह रहा है आगे आप देखो, यहाँ पर टाइप ऑफ वैक्सीन में इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कह रहे हैं किल्ड वर्जन ऑफ जर्म दैट काउज ए डिजीज, मतलब जो जर्म होता है, जो वायरस होता है उसका किल्ड वर्जन यूज़ होता है, मगर किल्ड वर्ड यूज़ करना अक्सर साइंटिस्ट कहते हैं सही नहीं रहता है, इसलिए इनएक्टिवेटेड
वर्ड यूज़ किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में भी वो बना रहता है। देखो लिखा हुआ इंटैक्ट सो दैट इम्यून सिस्टम कैन स्टिल रिकग्नाइज इट, मतलब इंटैक्ट रहता है। देखो मरा हुआ रहेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करेगा, इसलिए इंटैक्ट रहता है। कहीं ना कहीं उसकी रेप्लिका रहती है, बहुत हल्का सा जिंदा की फॉर्म में रहता है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, वायरस आर जनरली नॉट कंसीडर टू बी लाइव, मतलब इन एक्टिवेटेड वैक्सीन में जो वायरस का स्पाइक यूज़ होता है वो जिंदा नहीं माना जाता है। ठीक है, आगे बताया गया है यूजुअली डोंट प्रोवाइड इम्यून प्रोटेक्शन दैट एज स्ट्रॉन्ग एज लाइव वैक्सीन, इतना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं होता है जैसे लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन का होता है। इसीलिए बीच बीच में आपने देखा होगा गवर्नमेंट बूस्टर शॉट इशू करती कि आज बूस्टर शॉट लगवाया जा रहा है, आप सभी लोग कृपया करके लगवाइए। तो इस तरह की वैक्सीन हेपेटाइटिस ए में होती है, फ्लू में होती है, पोलियो में होती है और रेबीज में होती है। लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन क्या होती है, इसमें बीकन फेज में वायरस रहता है, उसका स्पाइक प्रोटीन रहता है, ये उन्हीं को दी जाती है जिनका स्ट्रांग और लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स होता है। जो वीकेंड इम्यून रिस्पॉन्स होता है उन्हें नहीं दी जाती है। इसका यूज़ मीजल, पॉम्स, रूबेला, रोटा वायरस इसमें यूज़ किया जाता है। मैसेंजर वैक्सीन क्या होती है, ये क्या करती है कि डीएनए से इंस्ट्रक्शन लेकर साइटोप्लाज्म में जाती है, साइटोप्लाज्म क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, और यही प्रोटीन जो है इम्यून रिस्पॉन्स के थ्रू अटैक करता है और वायरस को किल करता है। इस तरह की वैक्सीन को हम मैसेंजर आरएनए वैक्सीन कहते हैं। तो ये इस तरह से हमने वैक्सीन के टाइप देखे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूज़ चर्चा में है, इसलिए कभी भी आपसे पूछा जा सकता है mRNA वैक्सीन क्या होती है, कोवोवैक्स क्या होता है, और इनएक्टिवेटेड और एक्टिवेटेड वैक्सीन किस तरह से वर्किंग करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो इजिप्ट में रिसेंटली क्या हुआ था कि फायर लग गई थी हेडक्वार्टर में, बिल्डिंग में इजिप्ट के फायर लग गई थी, तो उसमें 45 लोग इंजर्ड हो गए थे। तो हमारे लिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है हमें इजिप्ट की लोकेशन पता होना चाहिए। देखो इजिप्ट जो है वो हमारे अफ्रीका के नॉर्थन रीजन में पाया जाता है। इजिप्ट की लोकेशन की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है, जो इसका ये सिनाई पेनिनसुला है, आप देखोगे ये इज़राइल ने 1967 की वॉर के बाद इजिप्ट को एज अ गिफ्ट किया था, जब इजिप्ट ने इसको इज़राइल को रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, जब इज़राइल को इजिप्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया तब ये सिनाई पेनिनसुला इज़राइल के द्वारा इजिप्ट को दे दिया गया। तो इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला का बॉर्डर देखो इज़राइल से मिलता है, आप यहाँ देखोगे इज़राइल से बॉर्डर मिलता है, ये गल्फ ऑफ सुएज़ है, ये गल्फ ऑफ अकवा है, ये रेड सी है। तो आप इजिप्ट का बॉर्डर देख लो, देखो लीबिया से इसका बॉर्डर मिलता है, ठीक है, और ये सूडान से बॉर्डर मिलता है, इसका गल्फ रेड सी से बॉर्डर मिलता है, गल्फ ऑफ सुएज है, यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला इसे कहा जाता है। इतने जो रीजन है दिल जैसा, इसको सिनाई पेनिनसुला क्या कहा जाता है, इज़राइल ने ये इजिप्ट को दिया था गिफ्ट के तौर पर कह लो, या फिर जब उसने वर्ल्ड में इज़राइल को रिकॉग्नाइज किया। जॉर्डन भी देख लो आप, ये यहाँ पर इज़राइल है, ये जेरूसलम है, यहाँ पर लेबनान है ऊपर, और ये लेबनान है, और ये सीरिया है, ठीक है, और ये इज़राइल, यहाँ गाज़ा पट्टी है, ये वेस्ट बैंक। तो इस तरह से लोकेशन को देखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब टी का देख लेते हैं। देखो टी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्रॉप है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। तो रिसेंटली क्या हुआ है, बहुत सारी वेदर कंडीशन की वजह से और पेस्ट अटैक की वजह से टी के प्रोडक्शन में डिक्लाइन हो गया। ठीक है, टी के प्रोडक्शन में डिक्लाइन हो गया है। तो ये न्यूज़ लगातार बनी हुई है, मैं टी को डिस्कस कर रहा हूँ इसीलिए। देखो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट टी का प्रोड्यूसर है और फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है, और हम इंडिया जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं ब्लैक टी के। वर्ल्ड का 80% जो है हमारे द्वारा कंज्यूम किया जाता है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन में आसाम में बहुत ज़्यादा टी होती है, नंबर 1 पे टी प्रोडक्शन है इसका, अगर आप ये लिस्ट देखेंगे। दूसरी चीज़, दूसरे नंबर पे नॉर्थ बंगाल में होती है, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, दार्जिलिंग एंड द्वार रीजन। आप ये याद रखना, कभी कभी यूपीएससी सेम
पॉइंट डाल देती है, आपको पता भी नहीं चलता है और उसका सेम पॉइंट होता है। साउथर्न एरिया में ये जो होता है वो नीलगिरीज एरिया में होता है, ठीक है। आइडिया ऑफ क्लाइमेट कंडीशन ऑफ टी कल्टीवेशन, टी कल्टीवेशन के लिए क्लाइमेट कंडीशन कैसी चाहिए होती है ये देख लेते हैं। देखो टी की कल्टीवेशन के लिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन चाहिए होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा ठंड होगी तब भी टी खराब हो जाती है। देखो टी की एक खासियत है, अगर -10 डिग्री से नीचे जा रहा है तो टी बर्बाद हो जाएगी, और 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है तब भी टी के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी। मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन से हैं वर्ल्ड में? एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। मतलब नॉर्थ अमेरिका में बहुत कम होती है, ना के बराबर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि मेजर टी ग्रोइंग एरियाज कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। टी की कल्टीवेशन के लिए कूल एंड वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, 5 आवर की सनलाइट चाहिए होती है। 5 आवर एग्जैक्ट लिखा हुआ है, मगर कम ज़्यादा तो होता ही रहता है। एवरेज, किसी भी चीज़ का एवरेज लिया जाता है। और एवरेज टेम्परेचर 15 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैंने बताया अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन होता है तब भी टी को बहुत नुकसान होता है, और बहुत ज़्यादा 35 डिग्री से ऊपर बढ़ जाता है तब भी टी को बहुत नुकसान होता है। रेनफॉल जो चाहिए होती है वो 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक चाहिए होती है, और ये रेनफॉल जो है ये लगातार होमोजीनियस चाहिए होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि टी की क्रॉप को ऐसी रेन चाहिए जो एकदम पानी भर दे, ऐसा नहीं है। पानी का जो ऐसा फ्लो होना चाहिए, पानी भरना नहीं चाहिए। यहाँ पर वाटर जो है हमेशा ऐसे बहता रहता है। दार्जिलिंग टी पहली ऐसी, हमारे यहाँ फर्स्ट जीआई टैग जो दिया गया था वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था, और इसको कैंपेन ऑफ टीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रीन और वाइट टी हमारे जो दार्जिलिंग में है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया, देखो टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है ये आज़ादी से पहले 1903 में इसका ट्रेस किया जाता है, जब फर्स्ट इंडियन टी सेस बिल आया था। मतलब टी के ऊपर सेस लगाने लगी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उससे इसका टी बोर्ड ऑफ इंडिया का ओरिजिन ट्रेस किया जाता है। तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया डेवलपमेंट में वर्क करता है और प्रमोशन में वर्क करता है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टेचुटरी बॉडी है। इसे टी एक्ट, आज़ादी के बाद एक एक्ट आया 1953, उसके थ्रू बनाया गया, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आती है। आपको याद रखना है इसकी मिनिस्ट्री, अक्सर मिनिस्ट्री याद नहीं रहती है, ठीक है। इसकी मिनिस्ट्री याद रखना। इसमें 31 मेंबर होते हैं। ये एमपी भी हो सकते हैं, टी ट्रेडर भी हो सकते हैं, टी ब्रोकर भी हो सकते हैं, कंज्यूमर भी हो सकते हैं। हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता में है, और एवरी 3 ईयर में बोर्ड रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, दोबारा से बनता है। इसका पहले हेडक्वार्टर कायरो और कुवैत में था, मगर अब रिलोकेट कर दिया गया, दुबई में है इसका। मगर इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, और टी बोर्ड कैसी बॉडी है, ठीक है। एक स्टेचुटरी बॉडी है। टी बोर्ड का जो ओरिजिन है 1903 से ट्रेस किया जाता है, और फर्स्ट जीआई टैग जो है वो दार्जिलिंग टी को मिला था, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।